हाय दोस्तों, गुड इवनिंग। शाम का टाइम है और बहुत अच्छा मौसम है बाहर। मैंने सोचा क्यों ना एक शानदार वीडियो बनाया जाए आज शाम के टाइम पे। आज का अपना टॉपिक है फॉलिकुलर स्टडी। आज की डेट में इनफर्टिलिटी के केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं कि फॉलिकुलर स्टडी एक आम बात हो गई है। फॉलिकुलर स्टडी को लेके लोगों के दिमाग में एक तरह तरह की भ्रांतियाँ होती है कि कैसे होता है, क्या होता है, क्या हमारे अंदर कोई कमी है या किस तरह की कोई चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉलिकुलर स्टडी का मतलब ये होता है कि जो फॉलिकल्स होते हैं वो हर महीने हमारी ओवरी में, मरीज की ओवरी में बनते हैं और उसकी स्टडी को फॉलिकुलर स्टडी कहा जाता है। उसमें मिनिमम 3 स्टडी हम लोग करते हैं। डे 1 पे एक दिन छोड़ के, अगले दिन फिर छोड़ के, फिर अगले दिन। मिनिमम 3, मैक्सिमम 4 और 5। उस स्टडी का पर्पज सिर्फ इतना होता है कि हम सिर्फ एग के साइज को, एग के शेप को, एग के नेचर को और उसके डोमिनेंसी को चेकअप करते हैं और उसमें ये देखते हैं कि एग हमारा मैच्योर है या मैच्योर नहीं है, या एग ओवर साइज है या एग का साइज अंडर साइज है। जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, जो जर्नल्स होते हैं, जो ब्रिटिश जर्नल होते हैं, जो लिटरेचर होता है, वो हम ये बताता है कि जो एग्स का जो अच्छा वाला साइज होता है, जो मैक्सिमम डोमिनेंट वाला साइज होता है, वो 18 mm से लेकर 23 mm तक के बीच का होना चाहिए। लॉन्गिट्यूडनल एंड वर्टिकल डायमीटर उसके ऊपर जब 24 मिलीमीटर के ऊपर जब एग का साइज होता है तो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसा गायनेकोलॉजिस्ट मानते चलते हैं। लेकिन ये मैंने देखा है या बहुत से स्टडी ऐसी हैं कि 27 mm पर भी अगर एग ब्रेक हो रहा है तो वो इजीली कंसीव कर लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एग होता क्या है। एग किसी भी महिला के मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान बनने वाला फॉलिकल्स है जो ब्रेक होके आगे जाके जाइगोट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। पहला पॉइंट नंबर 2 कि ये क्या हर महीने बनता है, तो इसका आंसर है यस, हर महीने बनता है। ये एग हमेशा अल्टरनेट बनता है। अगर 1 मंथ में राइट ओवरी बनेगा तो नेक्स्ट मंथ में लेफ्ट ओवरी पे, फिर राइट ओवरी में भी लेफ्ट ओवरी। ये सब कुछ हार्मोनल इफेक्ट के कारण होता है और हार्मोन के इफेक्ट के कारण एग्स का बनना और एग्स का टूटना दोनों एक हार्मोन का इफेक्ट होता है। आप हमारे पीछे स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, जो दो विंडो खुली हुई हैं, इसमें राइट ओवरी है और लेफ्ट ओवरी है। तो दोनों ओवरी में आप ध्यान से देखिए कि कोई भी डोमिनेंट फॉलिकल इसमें अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। तो आज पेशेंट का डे है 10। तो 10 डे में हमको इसमें कम से कम 16 से 17 mm का एक एग होना चाहिए जो इसमें नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट के अंदर एग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इसका रीजन है उसके हार्मोनल डिसबैलेंस और उसका हार्मोन का इफेक्ट। हार्मोन के इफेक्ट के कारण इसके अंदर इस मंथ में कोई भी एग या फॉलिकल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ है। अब आपके दिमाग में एक सवाल आता होगा कि ये एग्स का फॉर्मेशन क्या है, ये डे 11 क्या है, ये डे 10 क्या है। चलिए हम लोग उसको समझते हैं विस्तार से। हम कहने का मतलब ये है कि जैसे कि जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल की शुरुआत होती है तो उस दिन हम लोग इसको डे 0 कहते हैं। 0 डे, उस दिन से काउंट करना शुरू करते हैं। 0 डे के बाद जिस दिन हमारा 10 डे होता है उस दिन हम लोग उसको 10 डे पे पहला स्टडी करते हैं। पहले स्टडी में एग के साइज को और शेप को मेज़र करते हैं। फिर पेशेंट को रिलीव करते हैं, अगले दिन उसको रेस्ट कराते हैं। फिर उसके दिन 13वें दिन 13 डे हम उसको दोबारा से बुला के उसको देखते हैं या 12वें दिन बुला लेते हैं, फिर देखते हैं। अगर उसका साइज डिज़ायर पैरामीटर को टच कर रहा है, सपोज करिए 18 mm मिनिमम और 24 मैक्सिमम, तो हम लोग उसको कोरियन या गोनाडोट्रोपिक हार्मोन का इंजेक्शन लगा के उसके एग को ब्रेक कर देते हैं ताकि वो
कंसीव करने के लिए, कंसेप्शन के लिए तैयार हो जाए। अगर उसका साइज 24 mm के ऊपर चला जाता है तो वो एग ये माना जाता है कि वो सिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो कंसीव करने के लिए एलिजिबल नहीं होता है या ठीक नहीं होता है। दूसरा, अगर उसका साइज डिजायर पैरामीटर पे नहीं आ रहा तो पेशेंट को फिर वेट कराते हैं और उसको बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं और अगले दिन उसको या इसको एक दिन छोड़ एक दिन 14वें या 15वें दिन फिर बुलाते हैं। फिर देखते हैं कि उसका साइज डिजायर साइज पे आया कि नहीं आया और फिर उसके हिसाब से उसके पैरामीटर को हम लोग चेकअप करते हैं। केस नंबर 1 तो ये हो गया कि सब तो नॉर्मल चल रहा है। केस नंबर 2 ये होता है कि उसका एग बन ही नहीं रहा है। अब नहीं बन रहा है तो उसका रीजन है हार्मोन का इफेक्ट, या उसका एग बन रहा है तो वो डिजायर लेंथ तक, डिजायर ब्रेथ तक, पैरामीटर तक नहीं पहुंच रहा है। वो 14 mm पे, 15 mm पे ही रह जा रहा है, 10-12 mm पे रह जा रहा है, उसके आगे नहीं बढ़ रहा है। तो उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए भी कुछ टैबलेट होती हैं, कुछ दवाइयाँ होती हैं, जो खास दवाइयाँ होती हैं जो उसको दी जाती हैं, जब फर्टाइल प्लस फर्टाइल फोर्ड, तमाम टैबलेट आती हैं हार्मोन की जिसको साइज को बढ़ाते हैं। उसके अंदर बेसिकली क्लोमोफेन सिट्रेट नाम का सॉल्ट होता है जो एग को आगे बढ़ाता है, उसके साइज को इंक्रीज करता है। देन उसके बाद क्या होता है कि हम जब एग के साइज को अपने डिजायर पैरामीटर पे ले जाते हैं, फिर उसके बाद हम जो है कि उसको इंजेक्शन के द्वारा तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। अब केस नंबर 3 ये बनता है कि एग बन रहा है और लेकिन वो समय के पहले ही ओवर साइज हो रहा है। वो साइज उसका 24 मिलीमीटर के ऊपर जा रहा है। उसका साइज हमेशा 24 के ऊपर नहीं आना चाहिए। 24 मिलीमीटर के ऊपर अगर साइज जा रहा है तो मतलब भी ओवर हो रहा है। तो ओवर जो हो रहा है एग वो भी बेकार हो जाता है, वो किसी काम का नहीं रहता है। तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो HCG का, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन का इंजेक्शन जितना भी उनको साइज चाहिए उस पर लगा देती हैं और 24 आवर के अंदर वो एग ब्रेक हो जाता है और कंसेप्शन के लिए जो फॉलिक्यूल्स, ग्रेफिन फॉलिक्यूल्स होता है वो अवेलेबल हो जाता है और वो मिल जाता है। दूसरा केस। तीसरा केस, सारे के सारे ये 3 तरह के केस होते हैं। तो अब मुद्दा आता है ET, इंडोमेट्रियम थिकनेस। ET, इंडोमेट्रियम थिकनेस। अब इंडोमेट्रियम थिकनेस का ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि जो इंडोमेट्रियम थिकनेस होती है वो डेसिडुआ बैसिलाई को अटैच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मान के चलते हैं कि 10 to 11 और 12 mm तक की अच्छी खासी ET होनी चाहिए, तब वो उसको डेसिडुआ को अपने अंदर अटैच करती है। अगर ET थिन है या ET पतली है या 8 mm है, 7 mm है, तो मानते हैं कि ये अच्छी नहीं है और उतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो उसके लिए भी कुछ खास दवाएं होती हैं प्रोजेस्टेरोन वगैरह देने से, वो पर वेजाइनल भी देते हैं, मुंह से भी खाने के लिए देते हैं, इंजेक्शन के फॉर्म में भी आती हैं। तो उसका काम ये होता है कि ET को थिक करते हैं, ET को मोटा करते हैं और ET को उस साइज पे ले जाते हैं जिस साइज पे हमको चाहिए। तीसरा आता है कि जो फॉलिकुलर स्टडी होती है वो पेट से होती है, पर एब्डोमेन होती है या TVS होती है, ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी होती है। तो इसका आंसर है दोनों। ये रेडियोलॉजिस्ट होता है, जो सोनोलॉजिस्ट होता है, ये उस पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को प्रेफर कर रहा है, किस चीज़ से उसको बेटर विंडोज दिख रही हैं, कैसे उसको अच्छा दिखाई दे रहा है, वो उसके विवेक पर निर्भर करती है। मेरे हिसाब से तो पर एब्डोमेन भी उतना अच्छा आता है और TVS से भी उतना अच्छा आता है, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। वो तो सिर्फ डॉक्टर के एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि उसको कहाँ से अच्छा दिख रहा है और कैसे अच्छा दिख रहा है। और अपना अल्टीमेटली पर्पस सिर्फ इतना होता है कि हमको एग अच्छा दिखाई दे, हमारी विंडो में आ जाए, हमारी स्क्रीन पे दिख जाए और हम उसको अच्छे से मेज़र कर लें। तो पर एब्डोमेन पेट से भी उतना अच्छा आता है और ट्रांसवाजाइनल सोनोग्राफी TVS के द्वारा भी उतना ही अच्छा आता है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा खास फ़र्क नहीं होता है। फ़र्क सिर्फ हमारी समझ का है कि हमको कौन सा कराना है और जो गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं वो किसको प्रेफर करती हैं। तो
उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है कि हमको कहाँ से कराना चाहिए, पेट से कराना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, इन्फेक्शन होता है या और भी इशूज होते हैं, कुछ मेडिकल इशू होते हैं, तो उससे हमको पेट के द्वारा कराना ही ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा बेनिफिट उसमें रहते हैं, क्योंकि बहुत ईजी रहता है। सिर्फ ब्लैडर को फुल करना होता है, 250 से 300 350 से हमें बाथरूम रोकनी होती है और हम लोग ऊपर से ही उसको कर देते हैं। ऊपर से बहुत अच्छा होता है और सारी की सारी चीज़ें बहुत क्लियर कट दिखाई देती हैं, बहुत क्लियर आता भी है, तो ऐसा नहीं है। और TVS का भी एक अपना एक अलग रोल है कि TVS में दिखता बहुत अच्छा है, लेकिन TVS की विंडोज़ होती हैं, उसका क्राइटेरिया होता है बहुत लिमिटेड होता है। TVS में हमको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई देता है, लेकिन अगर हैक की बात करें तो हैक बहुत ईजिली उसमें दिख जाता है। तो TVS से भी हो सकता है, पर डोमेन से भी हो सकता है, दोनों में बराबर आता है। बहुत ज़्यादा कोई बेसिक डिफरेंस है नहीं उसमें। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको आज की जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी और सारी चीज़ें आपने समझी होंगी, जानी होंगी। इस तरह के अच्छे वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, हर दिन लगभग नए टॉपिक को कवर करता हूँ। सारी की सारी जानकारी आपको मिलती रहती है, सारी चीज़ें आपको सामने आती रहती हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा बर्निंग है और बहुत ज़्यादा इस समय TVS अल्ट्रासाउंड और पॉलिटिकल स्टडी का बूम मचा हुआ है। घर भी कराता है और लगभग हर लेडीज जिसको जरा सी भी इनफर्टिलिटी का अगर कंप्लेंट आ रहा है तो उसमें ये वाले तो टेस्ट होता ही है। तो हम लोगों ने इस सारे टेस्ट को जाना है, समझा है। और अगर आपके मन में कोई अगर सवाल आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं उसका आंसर करूंगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमको कमेंट्स करके बताइए और बने रहिए हमारे चैनल में अगले वीडियो के लिए। और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में ही बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी आपको जानकारी दे सकें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। गुड इवनिंग, टेक केयर।